सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छत्रपती शिवरायांच्या त्रिवार जय जयकार. पुणे एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां से सदियों तक आक्रांताओं के खिलाफ जंग चलता रहा. विदेशी ताकतों को परास्त करने का सामर्थ्य इस पुण्य भूमि से प्राप्त होता था. पुणे की धरती से लोकमान्य तिलक जी ने ललकारा था और अंग्रेज सल्तनत के सामने ललकारा था. संकटों की संभावनाओं के बीच ललकारा था और लोकमान्य तिलक ने मंत्र दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. आजादी के 60 साल हो गए. आज फिर से एक बार पुणे की धरती से आवाज उठनी चाहिए. लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा अधिकार है. फिर से एक बार पुणे ललकार रहा है, सुराज्य हमारा अधिकार है. स्वराज मिला लेकिन सुराज नहीं मिला. पुलिस के मित्रों, आप चिंता मत कीजिए. कोई कठिनाई होगी तो मैं आपके मुख्यमंत्री जी से बता दूंगा. मित्रों, आज देश की सभी समस्याओं की जड़ में पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी राजनीति ने देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को, सामान्य मानवीय के सपनों को नोच दिया है. कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है. उनको लगता है कि चुनाव जीतने के करतब करते रहो, वोट बैंक की राजनीति करते रहो, चुनाव आने पर कभी इस तबके को कभी उस तबके को टुकड़े फेंकते रहो, वोट बटोर लो और फिर 5 साल अपनी मर्जी के मुताबिक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते रहो. यही किया इन लोगों ने और उसी का कारण है कि आज देश इन संकटों को झेल रहा है. हिंदुस्तान के बाद जो देश आजाद हुए,
छोटे छोटे देश, वे भी आज समृद्ध देशों की बराबरी कर रहे हैं। एक हम ही हैं जो हर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यह देश जब आजाद हुआ उस समय 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर होती थी। देश जब आजाद हुआ तब डॉलर और रुपये की कीमत दुनिया के अंदर समान थी। मित्रों, आज रुपये की कीमत दिनों दिन टूटती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से भारत के वित्त मंत्री की उम्र के तक पहुंच जाएगी। $1 ₹60 और वो भी जब देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान है। ये कौन सा अर्थशास्त्र? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक ऐसी धारा है कि अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री बन जाता है। एक कांग्रेस की धारा ऐसी है कि वहां कोई भी गया वो तबाही के रास्ते पर ही चल पड़ता है और देश को चलने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण नहीं करेंगे, यह देश समस्याओं से मुक्त नहीं होगा। यह देश संकटों से मुक्त नहीं होगा। कोई मुझे बताए, 125 करोड़ का देश, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में इतनी बड़ी खरीद शक्ति रखने वाला देश, उसकी तुलना में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, छोटे छोटे देश, उनकी करेंसी टूट नहीं रही है। उनकी करेंसी की ताकत गिर नहीं रही है। क्या कारण है? अकेले हिंदुस्तान का रुपया बाजार में अपनी साख खो रहा है, अपनी ताकत खो रहा है। मित्रों, रुपया ताकत इसलिए खो रहा नहीं है कि रुपये का साइज बदल गया है। रुपया ताकत इसलिए नहीं खो रहा है कि रुपये की डिजाइन बदल गई है। रुपया ताकत इसलिए खो रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग खाने में लुटाने में इतने डूबे हुए हैं कि उनको देश के रुपये को बचाने की फुर्सत नहीं है और उसके कारण यह हालत बनी है। मैं दिल्ली की सरकार से और मैं देश के मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, मैं देश के अर्थशास्त्रियों से प्रार्थना करता हूं, मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप इतने स्वतंत्र हैं, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, अगर आप लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो एक बार तो कांग्रेस के नेताओं को पूछो तो सही, उनके अध्यक्षा को पूछो तो सही कि आपने
35 साल पहले गरीबी हटाने का नारा दिया था, उस काम का क्या हुआ? कोई तो हिसाब मांगो। मेरे पुणेकर भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं? गरीबी हटाने का वादा किया था, वादा निभाया। क्या देश के साथ ये धोखा नहीं है? ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? और इतना ही नहीं, बेशर्मी की सीमा देखिए। कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में शर्म नाम का कोई एक बूंद भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मित्रों। जिन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इस देश का गरीब, गरीबी से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए बेचारा आशा के साथ कांग्रेस के डिब्बे भरता रहा, बटन दबाता रहा, पंजा कंधों पर लेकर के घूमता रहा। और अब क्या आया? कांग्रेस के लोगों ने इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया है कि गरीबी हटाना हमारे बस का रोग नहीं है, हम गरीबी नहीं हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे? गरीबी तो नहीं हटा सकते। मित्र, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े किले हुआ करते थे। और आज जब उनकी 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी जो जिंदा है, वो कभी यार दोस्तों को ले जाते हैं उन खंडहरों को दिखाने के लिए। देखिए, हमारे दादा के दादा के दादा राजा महाराजा थे, ये महल उस जमाने में बना था, ये खंडर है, आपको दिखाने ले जाता हूं। ये किला उनके जमाने में बना था, मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूं। अपने पूर्वजों के पराक्रम को दिखाने के लिए वर्तमान पीढ़ी के राजा महाराजाओं के परिवार के लोग अपने परिचितों को, विदेश के मेहमानों को ले जाते हैं। भाइयों बहनों, उस परंपरा को कांग्रेस पार्टी भी निभा रही है। इस देश को सरकार देने वाले प्रधानमंत्री पद एक ही परिवार के लोग बैठे हुए, उनका पराक्रम है लोगों को गरीब रखना, गरीबी बढ़ाना। और इसलिए उनके साहजादे गरीबों के घर में जाकर के रात गुजारते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, देखिए हमने क्या किया है, ये काम कर रहे हैं मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कहा था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब को कांग्रेस के शासन में 2 टाइम भोजन भी असंभव हो गया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि गरीब की थाली में चपाती दे पाए या न दे पाए, रोटी सब्जी दे पाए या न दे पाए, कम से कम एक कानून का कागज तो पकड़ा देंगे, उसकी थाली में परोस देंगे, शायद उसका पेट भर जाएगा। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट का सत्र मिलने वाला है। अगर पार्लियामेंट सत्र मिलने ही वाला है तो आपको संसद में को विश्वास में लेकर के एक स्वस्थ बहस करके उसकी जो कमियां हैं, कमियों को दूर करके एक अच्छा फूड सिक्योरिटी बिल लाने के बजाय आपने
ऑर्डिनेंस की जल्दबाजी क्यों की? आपको मालूम है मित्रों क्यों की? ऑर्डिनेंस की जल्दबाजी इसलिए की है कि उनको यूपीए के अपने पार्टनरों पर, अपने साथियों पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि पार्लियामेंट में हम बिल लाएंगे, बहस होगी और यूपीए की मदद से पारित हो जाएगा, तो इस बिल की क्रेडिट साथी दलों को भी मिल जाएगी। ये साथी दलों को क्रेडिट न मिले, उनके प्रति समाज में अविश्वास का माहौल बने, सारी क्रेडिट खुद के खाते में जाए, इसलिए संसद का भी अपमान, यूपीए पार्टनर का भी अपमान और ऑर्डिनेंस ला करके सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकार देने का पाप ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, कोई भी काम दिल्ली में पूछो तो सब हमने ये एक्ट लाए, हर बार ये बताते हैं हमें, ये एक्ट लाए, वो एक्ट लाए, ढिकना एक्ट लाए, फलाना एक्ट लाए। देश इनको पूछ रहा है, भाई ये तुम्हारे एक्ट के गीत तो बहुत सुने, फलाना एक्ट, ढिंकना एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, ये सब बहुत सुना। अब देश उससे तंग आ चुका है, देश को एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्ट बहुत देख लिए, देश को एक्शन चाहिए। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा स्वाभिमानी देश, अंग्रेज सल्तनत के सामने भी संघर्ष करने का सामर्थ्य रखने वाला देश, कभी आपने इतिहास में सुना है कि हिंदुस्तान के जवान सीमा की रक्षा करते हो और पाकिस्तान के लोग आकर के उनका सर काट करके ले जाए, और दिल्ली की सरकार एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का लंच ऑर्गेनाइज करें? मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये सारी बातें प्रोटोकॉल के नाम से हो रही है। क्या पाकिस्तान से आंख में आंख मिला करके बात नहीं हो सकती है? सरबजीत को मार दिया जाए? दिल्ली की सरकार चुप बैठी है। इटली के लोग आकर के केरल में हमारे मछुआरों को मार दें और वो हिंदुस्तान के कानून को स्वीकार करने से मना कर दें, और जब उनकी एम्बेसी पर भारत की सुप्रीम कोर्ट लाल आंख करे, तब जाकर के उन गुनहगारों को वापस लाया जाए। अब कल्पना कर सकते हो मित्रों, क्या देश को ऐसी दुर्बल सरकार चाहिए? क्या करके रखा है मित्रों? इतना बड़ा देश, हर क्षेत्र में विफलता। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, कहा था। आपको भूख लगी होगी, कि महंगाई के कारण भूख लगना बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई दूर हुई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कांग्रेस जवाब दे रही है? क्या लोकतंत्र में अपनी आस्था है? क्या वो जनता को जवाब दे है? क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र ऐसा कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए लोग जनता को अकाउंटेबल ना हो, जवाबदेह ना हो? आपने वादा किया था, वादा क्यों नहीं निभाया? देश की जनता जवाब मांगती है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और आज 9 साल से वो शासन में बैठे हैं। गरीब की थाली खाली हो गई है।
गरीब का बेटा रात को भूखा सो रहा है, रात भर रोता है, मां परेशान है, लेकिन एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा ने, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी इतना कहा है कि महंगाई को हम नहीं रोक पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जरूर कुछ करेंगे। एक बार भी जनता के सामने उन्होंने सर झुकाने का पसंद किया है? कौन सा अहंकार है वो? कौन सा अहंकार है आपका कि आपके पापों के बावजूद भी, जनता का विश्वासघात करने के बावजूद भी, जनता से धोखा करने के बावजूद भी आप जनता के सामने स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं मित्रों, इस देश के किसान ने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया और उसने अन्न के भंडार भर दिए। अन्न रखने के लिए जगह नहीं थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अन्न के ढेर पड़े थे, बारिश में सड़ रहे थे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप ये जो अनाज है वो गरीबों को बांट दीजिए। आज जो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आए हैं, देश की जनता उनको पूछना चाहती है। अगर आपको गरीब के पेट की इतनी चिंता थी, अगर आपको गरीब की थाली में कुछ परोसने की चिंता थी, तो जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अन्न सड़ रहा है उसको हो सके उतना जल्दी हिंदुस्तान के गरीबों को बांट दो, उनके पेट में जाएगा। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने ये अन्न बांटने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो अन्न सड़ता रहा और बाद में क्या किया? शराब बनाने वालों को 65 पैसे में बेच दिया। भाइयों बहनों, 65 पैसे में बेच दिया। कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल, देश आपसे जवाब मांगता है कि आपने वो अनाज जानबूझ करके सड़ने क्यों दिया? आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उसका अनादर क्यों किया? और सड़ा हुआ अनाज आपने 65 पैसे में शराब तैयार करने वाले लोगों को जाकर के मुफ्त में कैसे पहुंचा दिया कि इसमें किसकी मिली भगत है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है? देश जवाब मांगता है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार कोई सीमा बची है क्या? इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मित्रों। जल, थल, नभ, पृथ्वी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहां से उनके हाथ न लगाने की कोशिश की हो। इस देश के गरीब इंसान के पैसे, क्या कारण है? मित्र, हिंदुस्तान से मांग उठ रही है कि विदेशों में जो काला धन है वो वापस लाया जाए। अरबों खरबों रुपये हैं मित्रों, और लोग हिसाब लगाते हैं कि आज जो हिंदुस्तान का काला धन विदेशों में है वो अगर वापस लाया जाए और गरीबों को बांट दिया जाए तो एक एक गरीब के जेब में 3-3 लाख रुपया आ सकता है। 3 लाख रुपया। एक गरीब के परिवार में 5 लोग हैं तो 15 लाख रुपया उसके घर में आ सकता है। इतनी बड़ी धनराशि
विदेशी बैंकों में जमा है। दिल्ली सरकार को क्या परेशानी है, और इसलिए शक होता है इन रुपयों के पीछे और इसलिए दिल्ली सरकार पर शक होता है कि जो विदेश में धन है, ये दिल्ली की सरकार किसी न किसी कारण से उसकी रक्षक बनी हुई है, उन पैसे भेजने वालों की रक्षा करने में लगी हुई है, उन पैसों की रक्षा करने में लगी हुई है, और हिंदुस्तान भूखा मर रहा है, गरीब मर रहा है, और दिल्ली की सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, कॉमनवेल्थ गेम की बात अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे। कितना देश का नाम बर्बाद कर दिया, और फिर भी न इनको कोई संकोच है, न कोई शर्म है, कुछ नहीं है। वे बेपरवाह हैं मित्रों। कोयले की हालत क्या कर दी, और कोयले की जांच हो रही है, उस जांच को डिरेल करने का काम हुआ। क्यों हुआ? कोयले के पीछे कौन लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात जाती है क्या? और अगर जाती है तो देश को सही जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रही है। दिल्ली की सरकार सीबीआई का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। अपनों को बचाना और विरोधियों का खात्मा बुलाना, इसके लिए सीबीआई का भरपूर उपयोग हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस रेल मंत्री ने टेलीफोन पे बातचीत की है, रिकॉर्डेड वर्जन उनके पास है, उस रेल मंत्री को विटनेस बना करके सीबीआई ने पूरा उनको बचाने का खेल खेल दिया। क्या आप संवैधानिक संस्थानों का इस प्रकार से दुरुपयोग करते रहोगे? अपने राजनीतिक हेतु के लिए कर रहे हो। राजनीतिक हेतु के लिए कानून बदल देना, राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिजोरी उड़ा देना, पैसे खत्म कर देना, राजनीतिक हेतु के लिए संवैधानिक संस्थाओं को तबाह करते रहना, राजनीतिक उद्देश्य के लिए जन जन के बीच के अंदर विभेद कर देना, भागला करो और राज करो, यही खेल चलते रहेंगे क्या? और मेरे कांग्रेस के मित्रों, अब देश की युवा पीढ़ी आपके सारे कारनामों को पहचान गई है। पुरानी पीढ़ी ने तो आपको माफ किया, नई पीढ़ी कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। अब हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला 65-70 के बाद जो जनता पैदा हुई है वो करने वाली है। और इसलिए आपके जो पुराने खेल रहे हैं वो ताश के पत्ते अब काम आने वाले नहीं है। आपने कांग्रेस को बारीकी से देखिए, हमारे मीडिया के मित्रों का भी उस तरफ जरा ध्यान कम जाता है। बारीकी से देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आती है, भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, असुरक्षा का माहौल हो, जब जब कांग्रेस संकट में आती है
तो वो समझती हैं, क्या करती हैं, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं और अभी गरीबी की बात मत करो, देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है। अरे करप्शन की चर्चा मत करो, देश सेक्युलरिज्म खतरे में है। अभी महंगाई की चर्चा मत करो, सेक्युलरिज्म संकट में है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के कारनामे, अब कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के सामान्य मानव की जो आशा आकांक्षा है उसको दबोच नहीं सकेगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों के पेट पर लात मारती नहीं रह पाएगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार नहीं रख पाएगी। कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान की बेटियों की बेइज्जती होती देख करके बच नहीं पाएगी। अब ये जड़ी बूटी काम आने वाली नहीं है। 50-50 साल तक ये बुर्खा पहन करके बंकर में घुस जा करके कांग्रेस पार्टी देश को गलत दिशा में धकेलती रही है, लेकिन आज देश का नौजवान जाग चुका है। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, माताओं बहनों को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, देश के किसान को अपनी उपज का पैदावार का पैसा चाहिए। इसके जवाब देने पड़ेंगे। और दिल्ली की सल्तनत देश की मूलभूत समस्याओं को छूना नहीं चाहती है। मैं दिल्ली की सल्तनत को आह्वान करता हूं, आइए मुकाबला हो जाए। एनडीए सरकार के अटल जी के नेतृत्व के 6 साल और यूपीए सरकार के 10 साल हो जाए मुकाबला। अटल जी के नेतृत्व में रुपये की कीमत क्या रही, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रुपये की कीमत कहां पहुंची है। अटल जी के नेतृत्व में महंगाई कहां अटकी हुई थी, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। अटल जी के नेतृत्व में हर दिन कितने रास्ते बनते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के राज में कितने रास्ते बन रहे हैं। अटल जी के नेतृत्व में देश के कितने नौजवानों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस सरकार के राज में देश के नौजवानों को कितना रोजगार मिलता है। आइए हिसाब लगाइए। और भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं, अटल जी की सरकार हमें शानदार लगेगी। अटल जी की सरकार गरीबों का भला करने वाली लगेगी। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, देश का भविष्य इसमें है कि हम जितना हो सके उतना जल्दी एक कांग्रेस पार्टी को और उनके साथियों को हिंदुस्तान के सत्ता नाम की व्यवस्था से उखाड़ करके फेंक दें, तभी देश के नौजवानों का भविष्य बदलेगा। भाइयों बहनों, कोई हमें बताएं क्या कारण है
आतंकवादी बार बार पुणे को अपना टारगेट बनाते हैं? क्या कारण है? पुणे में निर्दोष लोगों को बार बार मारा जाता है। क्या कारण है? क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या आतंकवादियों को बेरोक तक जो चाहे वो करने देने की इजाजत है? भाइयों बहनों, ऐसा लग रहा है कि देश का कानून आतंकवादियों की रक्षा के लिए काम आए, इसी के लिए दिल्ली की सरकार लगी हुई है, इसी के लिए महाराष्ट्र की सरकार लगी हुई है, और तब जाकर के सामान्य मानव की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। सरकारें आएगी जाएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे उतरेंगे, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। सत्ता भूख इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण देश के सामान्य मानव की जिंदगी असुरक्षित हो जाए। भाइयों बहनों, कहां से कहां देश को ले गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिए गर्व से कुछ कह सके। आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, कैसे देश चलाते हैं। लोग कहते हैं ना पॉलिसी पैरालिसिस। ये पॉलिसी पैरालिसिस किस हद तक है? आज हिंदुस्तान में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां पर बिजली का संकट है। अनेक उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं क्योंकि बिजली का संकट है। और बिजली का संकट क्यों है? हिंदुस्तान में 20,000 से अधिक मेगावाट, 20,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन करने की क्षमता वाले कारखाने पिछले 8-9 महीने से बंद पड़े हैं। कारखाने लग चुके हैं, अरबों खरबों रुपया लग चुके हैं। किसी समय बिजली उत्पादन करते थे, कर्मचारी खाली बैठे हैं, तनख्वाह दिया जा रहा है। दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा हुआ है, कारखाने बंद पड़े हैं, किसान को बिजली मिल नहीं रही है, घर में दिया जल नहीं रहा है। आपने ऐसी सरकार देखी है कि बिजली के कारखाने हैं, कारखाने चलाने के लिए लोग हैं, बिजली खरीदने वाले हैं, फिर भी ये देश में बिजली उत्पादन बंद है। क्यों? क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? तो प्रधानमंत्री फाइल पर बैठ गए हैं, निर्णय नहीं कर रहे। दिल्ली की कांग्रेस की, यूपीए की सरकार निर्णय नहीं कर रही है और उसके कारण कोयला नहीं निकल रहा है, कोयला नहीं मिल रहा है और देश अंधेरे में डूब रहा है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, अकेले मेरे गुजरात में 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने 1 साल से बंद पड़े हैं। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, कितना नुकसान होता होगा। इनको परवाह नहीं है। मैं महाराष्ट्र को बिजली देना चाहता था, लेकिन ऐसी सरकार है यहां कि जिसकी दिल्ली में कुछ चलती नहीं है। मैं हैरान हूं मित्रों। सरदार सरोवर नर्मदा डैम, उस पर जो बिजली पैदा होती है, उसमें से अधिक बिजली महाराष्ट्र को मिलती है। सस्ते से सस्ती बिजली है, उनको मुफ्त में मिलती है। अगर सरदार सरोवर के डैम की हाइट पूरी कर ली जाए तो बिजली का उत्पादन में बढ़ेगा, और बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो हर वर्ष महाराष्ट्र को
400 करोड़ रुपयों की बिजली मुफ्त में मिलेगी। 400 करोड़ रुपया, ये छोटी रकम नहीं है मित्रों। गुजरात में से 400 करोड़ रुपया की बिजली मुफ्त में महाराष्ट्र में आएगी। लेकिन उस सरदार सरोवर डैम पर जो गेट लगाने चाहिए, वो गेट लगाने के लिए, परमिशन देने के लिए जो मीटिंग करनी चाहिए, वो मीटिंग नहीं हो रही है। जिस दिन गेट लग जाएंगे, वो बिजली के कारखाने पूरी ताकत से चलेंगे। आज जितनी बिजली देते हैं उससे अधिक बिजली देंगे और महाराष्ट्र का हर वर्ष 400 करोड़ रुपया बच जाएगा, जो गरीबों के कल्याण के लिए काम आ सकता है। लेकिन इसके लिए भी उनकी तैयारी नहीं। क्या यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? क्या देश के साथ धोखा नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कैसे कर सकते हैं भाइयों? कारखाने तैयार, सब कुछ तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अनिर्णायकता के कारण, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, और जब तक मलाई की गारंटी नहीं होती है तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस प्रकार की व्यवस्था से हमें देश को बचाना है। जितना हो सके उतना हर क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी को विदाई देना, ये समय की मांग है। मुझे विश्वास है मित्रों, हिंदुस्तान की परिवर्तन की जो यात्रा है, महाराष्ट्र उसमें पीछे नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का भाग्य का निर्माण करने में महाराष्ट्र की शक्ति बहुत बड़ी ताकत रूप से उभरेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जिस भूमि को महात्मा फुले के आशीर्वाद मिले हो, जिस भूमि पर लोकमान्य तिलक के आशीर्वाद रहे हो, जिस भूमि पर शिवराय के जय जयकार चलता हो, उस भूमि से यह ताकत देश को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारे पुणे के मित्रों ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, क्योंकि मैं यहां दादा वासवानी जी के कार्यक्रम के लिए आने वाला था। बोले बारिश है तो भी हम पंडाल में कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने जितना हो सके उतना बड़ा पंडाल बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा लोग पंडाल के बाहर हैं। मैं पुणे वासियों को विश्वास दिलाता हूं, पंडाल में भले जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। पंडाल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मेरा दिल कभी छोटा नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व महाराष्ट्र की भूमि संतों की भी भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि वीरों की भी भूमि है, और संतों की भूमि है। तब आखिर में मेरी कुछ शुभकामनाएं देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। माऊलींच्या पालखी सोहळा सुरू आहे। सर्व वारकरी संप्रदायाला माझे प्रणाम, माझी शुभकामना। वंदे मातरमसाठी थांबायचंय।